Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is delivery channels in retail banking part 2. So लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिलीवरी चैनल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, अलग अलग तरह के डिलीवरी चैनल्स को समझा था, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली डायरेक्ट चैनल्स के बारे में बात की थी। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ई चैनल्स के बारे में, और ई चैनल्स में हम लोग एटीएम्स के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। सो एटीएम्स ऐसे ये टेक्नोलॉजी है जिसके साथ आप लोग ऑलरेडी वेल वर्स्ड हैं, बट इस सेशन के अंदर हम कुछ टेक्निकल डिटेल्स को भी डिस्कस करेंगे एटीएम से रिलेटेड। सो एटीएम इज़ अ सेल्फ सर्विस बैंकिंग टर्मिनल that allows customers to perform a variety of banking transactions without the need of human assistance। अब इस एटीएम मशीन के थ्रू हम लोग जो हैं एज ए इंडिविजुअल अलग अलग तरह की ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट द ह्यूमन असिस्टेंस। अब फर्स्ट एटीएम की अगर बात की जाए, सो इट वॉज सेटअप बाय HSBC बैंक इन 1987 इन मुंबई। ये वाला फैक्ट काफ़ी बार आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछा गया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। सो ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ बैंक और कस्टमर हम लोग देखेंगे एटीएम का क्या ऑब्जेक्टिव है। अब अगर बैंक की बात की जाए तो बैंक के लिए जो सर्विस कॉस्ट है वो बहुत ही कम कर दी जाती है अगर हम लोग बैंक के एटीएम्स को जो है वो एक्सेसिबल बना देते हैं अपने इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए। इसी तरह से अगर कस्टमर के बिहाफ पे देखा जाए, सो कस्टमर को बहुत ही कन्वीनियंस होती है विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन एंड टाइम किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एटीएम। सो देयर आर ऑन साइट एटीएम्स एंड ऑफ साइट एटीएम्स। अब ऑन साइट एटीएम्स वो एटीएम्स हैं जो कि ब्रांच के अंदर या फिर नियर बाय विसिनिटी के अंदर जो है वो लोकेटेड होते हैं। इसके अलावा ऑफ साइट एटीएम्स जो हैं विच आर लोकेटेड इन शॉपिंग मॉल्स। शॉपिंग मॉल्स के अंदर आप लोगों को एटीएम्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट्स के ऊपर आप लोगों को एटीएम्स देखने को मिलेंगे। अब हालांकि वहाँ पे कोई बैंक नहीं है, बट फिर भी वहाँ पे एटीएम्स जो हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं ऑफ द पर्टिकुलर बैंक्स। मूविंग अहेड, अब हम बात कर लेते हैं यहीं पे नेशनल फाइनेंशियल स्विच के बारे में। सो ये है क्या है? सो इट नेटवर्क्ड पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। मतलब जितने भी एटीएम्स हैं इनके बीच में इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम जो है वो नेशनल फाइनेंशियल स्विच के द्वारा किया जाता है। अब इट वाज लॉन्च्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट and research in banking technology, that is IDRBT, and is presently run by National Payment Corporation of India। सो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा रन किया जा रहा है इस टाइम के ऊपर नेशनल फाइनेंशियल स्विच को। इसका फंक्शन क्या है ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया, टू फैसिलिटेट इंटर कनेक्टिविटी बिटवीन वेरियस बैंक्स एंड देयर एटीएम्स। और इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड सिक्योर एंड इंटर ऑपरेबल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अब देखिए आज की डेट में अगर कोई एक इंडिविजुअल कस्टमर है जिसके पास एटीएम कार्ड जो है दैट इज़ ऑफ पीएनबी बैंक, बट ही वांट टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द एचडीएफसी बैंक, सो ही कैन विड्रॉ द मनी फ्रॉम द एचडीएफसी बैंक विद द हेल्प ऑफ पीएनबी डेबिट कार्ड। सो ये कैसे हो पा रहा है? विद द हेल्प ऑफ नेशनल फाइनेंशियल स्विच। मूविंग अहेड, अब यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच के द्वारा अगर हम कुछ टेक्नोलॉजीज़ को इनिशिएट करने की बात करें, सो कैश ट्री और इन्फिनेट जिनको नेशनल फाइनेंशियल स्विच के द्वारा जो है वो इनिशिएट किया गया है, जो कि नेटवर्किंग फैसिलिटी को ऑफर करते हैं अक्रॉस द बैंक्स इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब हम कुछ आरबीआई की गाइडलाइंस की बात कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशंस इन एटीएम्स। सो ट्रांजेक्शन एट बैंक्स ओन एटीएम एट एनी लोकेशन, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मिनिमम 5 फ्री ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो एक महीने के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं टू अ कस्टमर। और ये ट्रांजेक्शन्स फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह की ट्रांजेक्शन जो है इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी। अब अगर ट्रांजेक्शन जो है वो किसी और बैंक के एटीएम पे किसी मेट्रो लोकेशन से की जा रही है, सो उस केस में मिनिमम 3 फ्री ट्रांजेक्शन्स इन अ मंथ आर प्रोवाइडेड इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एट 6 मेट्रो लोकेशंस, जो कि हमारे इंडिया की 6 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद। और अगर मिनिमम ये जो लिमिट दी गई है मिनिमम 3 ट्रांजेक्शन से ज़्यादा अगर कैरी आउट की जाती हैं बाय द कस्टमर तो 21 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन की जो है वो पेनल्टी लगाई जाती है बैंक के द्वारा। सो चॉइसेस टू बैंक, आरबीआई हैज़ मैंडेटेड ओनली द मिनिमम नंबर ऑफ फ्री ट्रांजेक्शंस एट अ एटीएम। अब ये जो मिनिमम 5 ट्रांजेक्शन्स और मिनिमम 3 फ्री ट्रांजेक्शन्स बताई गई हैं ये मिनिमम है जो कि आरबीआई ने मैंडेट दिया हुआ है। अब ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन जो ये लिमिट है इसको बढ़ा भी सकता है बट इससे कम नहीं कर सकता है। बैंक्स में ऑफर मोर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट। मूविंग अहेड, नेक्स्ट अगर हम बात करें सो केसेस ऑफ फेल्ड ट्रांजेक्शन,
अगर हम लोग कई बार देखते हैं कि हम लोग जो है वो एटीएम्स के थ्रू ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करते हैं, बट कई बार वो फेल्ड हो जाती है हमारी ट्रांजेक्शन। उस केस में द आरबीआई हैज़ मैंडेटेड टू रिजॉल्व कस्टमर कंप्लेंट्स बाय रिक्रेडिटिंग द कस्टमर्स अकाउंट। मतलब अगर उसके अकाउंट से पैसे कट गए हैं और उसे प्राप्त नहीं हो पाए हैं, तो उस केस में उसके अकाउंट को रिक्रेडिट किया जाएगा। मैक्सिमम टाइम पीरियड जो अलॉट किया गया है बैंक्स के लिए, दैट इज़ T+5 days. If the complaint is not lodged within 30 days of the transaction, the customer is not entitled to any कंपनसेशन। अब कस्टमर को 30 दिन के अंदर जो है वो कंप्लेंट लॉन्च करनी होगी बैंक के अंदर कि भाई मेरे साथ इस तरह की जो है वो घटना हो चुकी है, मैंने पैसे निकालने की कोशिश की थी बट आई वॉज अनेबल टू ट्रांजेक्ट द मनी। उस केस में अगर 30 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं और वो कंप्लेंट नहीं की जाती है, कस्टमर इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू एनी काइंड ऑफ कंपनसेशन। मूविंग अहेड, अब यहीं पे हम लोग वाइट लेबल एटीएम्स के बारे में बात कर लेते हैं। वाइट लेबल एटीएम्स आर सेटअप ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक एंटिटीज़। नॉन बैंक एंटिटीज़ के द्वारा जो है वो इन वाइट लेबल एटीएम्स को सेटअप ओन और ऑपरेट किया जाता है। दीज एंटिटीज़ आर टर्म्ड एज वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स। अब ये जो वाइट लेबल एटीएम्स हैं, इनको बैकिंग दी गई है विद द हेल्प ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 बाय द आरबीआई इटसेल्फ। अब इनको सेटअप करने का कारण क्या है? टू इंक्रीज द geographical spread of ATMs for increased and enhanced customer service, especially in semi-urban and rural areas. तो एटीएम्स की रीच को बढ़ाने के लिए जो है इन वाइट लेबल एटीएम्स को जो है वो सेटअप किया गया है, क्योंकि बैंक्स जो है वो हर जगह अपने एटीएम्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एटीएम्स को इंस्टॉल करने की भी एक मिनिमम जो है वो कॉस्ट रहती है। वाइट लेबल एटीएम्स के थ्रू नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ जो हैं वो एटीएम्स की रीच को बढ़ाने का काम करती हैं। अब फॉर अ कस्टमर यूजिंग अ वाइट लेबल एटीएम इज़ जस्ट लाइक यूजिंग एनी एटीएम ऑफ एनी बैंक। Account information can be drawn from these white label ATMs. Cash deposit, regular bill payment, purchase of reload vouchers for mobiles, mini and short statement, pin generation, pin change, request for checkbook can be done by the customer. ये सभी फंक्शंस जो कि एक नॉर्मल एटीएम से परफॉर्म किए जा सकते हैं, वो सभी फंक्शंस जो हैं वो वाइट लेबल एटीएम्स के थ्रू भी परफॉर्म किए जाते हैं। अब एटीएम से रिलेटेड क्या हम लोगों को जो है वो रिस्क देखने को मिलते हैं? हम लोग फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स की बात करेंगे सबसे पहले, जहाँ पे हम लोगों को ड्यू टू पावर फेलियर या फिर नेटवर्क फेलियर की वजह से ये ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। इसके अलावा डिस्क्रिपेंसी इन कैश डिस्पेंसेशन, मतलब कई बार हम लोग जो है वो कैश एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैश जो है अवेलेबल नहीं होता है, जिसी को हम लोग कैश आउट भी बोल देते हैं। मशीन्स नॉट लोडेड विद इनफ कैश और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैश इन अ टाइमली मैनर। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ नोट्स भी कई बार हम लोगों को जो है वो प्रॉपरली सॉर्टेड या फिर आइडली मिंटेड नहीं मिलते हैं, मतलब पुराने फटे हुए नोट भी कई बार हम लोगों को एटीएम से मिलते हैं। इसके अलावा एक्सेस टू ग्रीवेंस रिड्रेसल, मतलब अगर किसी भी इंडिविजुअल के साथ किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन फेलियर हो जाता है, तो उस ट्रांजैक्शन फेलियर को मिनिमम या फिर एक राइट अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर एड्रेस करने के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो सेटअप करना पड़ता है। दीज आर दी रिस्क फॉर अ ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यहाँ पे ये रिस्क जो है वो किसके द्वारा बताए गए हैं? आरबीआई ने बताए हैं, कि आरबीआई ने बताया कि इस तरह की जो इश्यूज हैं वो अराइज होते हुए हम लोगों को देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एटीएम्स। मूविंग अहेड, नेक्स्ट ई चैनल की अगर हम बात करें, दैट इज़ पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल। अब पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल के अंदर हम लोग देखते हैं कि वेन एवर अ कस्टमर मेक्स अ परचेज इन मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट, पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल facilitate the payment of the amount of purchase by assessing the account and effecting payment। मतलब हम लोग इस तरह की मशीन्स आप लोगों ने काफ़ी बार देखी होंगी, जब भी हम लोग जो हैं वो कार्ड्स को स्वाइप वगैरह करते हैं ऑन द मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट, तो दो तरह के पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल जनरली होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर और डायल अप टर्मिनल्स। अब ऑनलाइन टर्मिनल्स के केस में हम लोग देखते हैं कि जो नेट सेटलमेंट है वो रियल टाइम के अंदर ही जो है वो प्रोसेस कर दी जाती है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर पीओएस टर्मिनल के थ्रू परफॉर्म करते हैं। और इसके अलावा जो ऑफलाइन टर्मिनल्स हैं, जहाँ पे स्टोर एंड फॉरवर्ड मोड के अंदर जो है वो सेटलमेंट को जो है वो प्रोसेस किया जाता है, वहाँ पे हम लोग डायल अप टर्मिनल का जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। चार्जेस जो हैं, अगर इन पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल के ऊपर चार्जेस की बात की जाए, दीज आर स्प्लिट बिटवीन कार्ड इशूइंग बैंक दैट ओन्स द पीओएस टर्मिनल, इसके अलावा मर्चेंट और कार्ड कंपनी
जनरली हम लोग इंडिया के अंदर मास्टर पे, वीज़ा और रुपए को देख पाते हैं. सो दीज आर चार्जेस जो कि स्प्लिट किए जा रहे हैं बिटवीन द डिफरेंट पार्टीज. Now try to answer out this question in your comment box. Which of the following is not correct regarding ATM transactions in the event of failed ATM transactions as per RBI guidelines? So your options are: banks are mandated to resolve customer complaints by recrediting the customer's account. The recrediting of amount must happen within a maximum of T plus 2 days. Banks are required to pay a compensation of rupees 100 per day in case of delay in resolving. If the complaint is not lodged within 30 days of the transaction, the customer is not entitled to any compensation. So what should be the right answer for this question? Try to answer out in your comment box. अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट्स एंड बैंकिंग फैसिलिटेटर्स आर इनकरेक्ट. So banking correspondents and banking facilitators were promoted by RBI in 2006. Second statement was banking correspondents can undertake transactions on the behalf of bank while banking facilitators cannot. Your options were 1 only, 2 only, both 1 and 2, and neither 1 nor 2 itself. So the right answer for this question will be option D, that is neither 1 nor 2, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों से इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो पूछी गई है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो सही बन रही हैं. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन. अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हम लोगों को मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर.